राधे राधे दोस्तों। इससे पूर्व की जो हमने क्लासें ली थी उसमें हमने वैदिक गणित पढ़ी, फिर संख्या पद्धति पढ़ी, उसके बाद हमने भिन्नों को देखा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह एलसीएम और एचसीएफ है, लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। इनको एलसीएम और एचसीएफ भी कहते हैं इंग्लिश में। अब हम बात करते हैं लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकालते कैसे हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ संख्या 12, 18 और 27, इनका महत्तम मतलब एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्या 12 का गुणनखंड निकालने हैं। जो हमने अभाज्य गुणनखंड और ये सब किए थे उस टाइम पे हमने निकाले थे कि इनके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाले। तो संख्या 12 का मैं निकालता हूँ। सबसे पहले 2 का भाग दूंगा 6, फिर 2 का भाग दूंगा 3, तो इनका दूंगा 1। 12 का मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद 18 के निकाले, 2 का भाग दिया 9, फिर 3 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 18 के भाज्य गुणनखंड। अब निकालते हैं 27 की। इसमें दिया सबसे पहले 2 का इसमें भाग नहीं जाएगा 27 में, 3 का जाएगा, 3 का दिया 3 नम 27, 3 का दिया 3 त्या 9 और 3 का दिया 3 एकम 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये दोस्तों हमने 12, 18, 27 के अभाज्य गुणनखंड निकाली। अब इन अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम कैसे निकलेगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा, मेन बात यह है। अब देखो आपने 12, 18, 27 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 12 के मैं लिखता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3। 18 के हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। यह सबसे बेसिक चल रहा है अभी कि आपको कैसे इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने रहते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 की घात 2, और इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब यहाँ पर एचसीएफ का मतलब होता है किसी दी हुई संख्याओं के जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो उनके गुणनखंडों में वह संख्या जो तीनों में आ रही है। अब यहाँ पर देखो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें 2 नहीं है, 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है। 3 तीनों में ही ये रहे कॉमन, तीनों में कॉमन चीज, या फिर तीनों में वह संख्या जो तीनों में आ रही हो और उसकी मिनिमम घात वह क्या रहेगी, म स प, एच सी एफ। देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर देखो 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 और यहाँ 3 की घात 3 है। पहली शर्त तो यह है कि वह संख्या तीनों में होनी चाहिए। अगर हमने 12, 18, 27 का हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हम एचसीएफ की कंडीशन यह है कि वह जो संख्या है वह तीनों में होनी चाहिए। तो संख्या 3 तीनों में है, 2 वाली संख्या इसमें है, इसमें इसमें गुणनखंड में इस वाले में 2 नहीं आ रहा है। पहले वाले में गुणनखंड में 2 आ रहा है, दूसरे में भी 2 आ रहा है, तीसरे में 2 नहीं आ रहा है, तो 2 तो इसका एचसीएफ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब तीनों में 3 आ रहा है लेकिन 3 सबसे कम घात कौन सी है, 3 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ क्या 3 है। तो जो एचसीएफ रहेगा वह क्या रहेगा, 3 की घात 1 बराबर 3। मतलब वह संख्या जो पहले तो तीनों ही दी हुई संख्याओं के गुणनखंडों में आ रही है, 3 तीनों की में आ रही है, और उसके बाद वह जो संख्या तीनों में आ रही है उसकी सबसे कम घात कहाँ है, यहाँ पर 3 की घात 1 सबसे कम है। तो हम यहाँ पर जो 3 की घात 1 है वह क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा। ऐसा नहीं कि आप 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात 3 यहाँ है तो आप 3 की घात 3 ले ले, 3 की घात 3 यहाँ एचसीएफ नहीं रहेगा। एचसीएफ कम से कम मिनिमम वह संख्या जो तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आ रही है। तो यहाँ का जो एचसीएफ रहेगा वह क्या रहेगा, 3। अब एलसीएम की बात करते हैं। एक ही प्रश्न में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब भी आगे रहे तो आपको तुलनात्मक अध्ययन यही हो जाएगा, तो आपको पता रहेगा एलसीएम और एचसीएफ में क्या फर्क रहता है। अब हम निकाल रहे हैं एलसीएम, ठीक है। अब जब हम एलसीएम निकालेंगे
तो एलसीएम वह रहेगा जो इन संख्याओं में सबसे अधिक घातें जो अंकों की रहेगी वह हमें लेनी रहेगी। यहाँ पर आप देखो सबसे ज्यादा घात एक तो क्या है, 2 की घात 2, 2 की घात 2 सबसे ज्यादा है। यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 2 नहीं लेंगे। HCF में तो वह जो गुणनखंड हमने किए हैं वह गुणनखंडों की जो संख्या है जो हम ले रहे हैं वह तीनों में होनी चाहिए, और तीनों में भी जिसमें सबसे कम है वो वाली संख्या हम लेंगे। लेकिन एलसीएम कर लेते टाइम क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या सबसे बड़ी घातों में आ रही है और वह किसी दूसरे संख्या के गुणनखंड में चाहे नहीं हो फिर भी हमें उन्हें लेना है। कुल मिला के बात यह है कि आप तो गुणनखंडों को घातों के रूप में लिखिए, और जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपको हर एक संख्या की अधिक से अधिक घात लेनी है। तो यहाँ पर हमने गुणनखंड किए तो गुणनखंडों में बस 2 और 3 दो ही तरह की संख्याएं मिली है, 2 और 3। तो सबसे ज्यादा घात 2 की कौन सी है, एक तो ये रही 2 की घात 2, और दूसरी सबसे ज्यादा घात 2 की तो कोई है नहीं। अब 3 की बात करते हैं, 3 की जो घात है, एक 3 की घात 1, 3 की घात 2 या 3 की घात 3 आ रही, तो इसमें भी सबसे ज्यादा क्या है, 3 की घात 3। तो ये दोनों हम संख्या उठाएंगे, 2 की घात 2 4 हो जाएंगे, 3 की घात 3 3 4 9 9 3 27 हो जाएंगे। तो ये जो HCF आएगा वो तो आया आपका 3। अब हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम आएगा आपका 4 गुणा 27 जब हम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होगी 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। तो 108 तो आपका हो गया एलसीएम, और 3 आपका क्या हो गया, HCF। एक बार और देख लो आप इसको, HCF कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या के हमने गुणनखंड किए, गुणनखंड में वह कॉमन संख्या जो सब में आ रही है, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 3 संख्या तीनों में आ रही। अब जो तीनों में आने के बाद इस 3 संख्या की इन तीनों ही गुणनखंडों में सबसे कम घात कौन से में है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 3 घात है, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, इसमें सबसे कम क्या है, 3 की घात 1। तो HCF क्या रहेगा, 3 की घात 1 मतलब 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम निकालते समय आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, बस एक बात को याद रखो, सभी संख्याओं के जो हमने गुणनखंड करे उन गुणनखंडों में अपन को सारी ही संख्याएं लेनी है। गुणनखंडों में कितनी संख्या आ रही, 2 भी आ रही और 3 भी आ रही, 2 और 3, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ इन दो जगह 2 भी है। तो हमें क्या करना है, उन गुणनखंडों में आने वाली सारी ही संख्याओं में हर एक संख्या की अधिकतम घात जो जो है उसको आपको लेना है। तो यहाँ पर अपन ने देखा गुणनखंड करे तो 2 और 3 दो ही तरह की संख्या आ रही, एक तो 2 आ रही और एक 3 आ रही। अब इनमें अधिकतम घातें कहाँ का है, एक तो 2 की घात 2, तो 2 संख्या 2 में तो 2 की घात 2 हमने उठा लिया। अब 3 में सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ 3 है, तो संख्या 3 में 3 की घात 3 को हमने यहाँ पर उठा लिया। तो जो एलसीएम आया वो आया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3, 4 गुणा 27 बराबर 108। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह सबसे पहला क्वेश्चन है और मैंने एक ही प्रश्न में आपको एलसीएम और एचसीएफ इसलिए बताया ताकि आपको अंतर पता चले कि हम किस प्रकार से एलसीएम निकालते हैं और किस प्रकार से एचसीएफ निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अब जो एलसीएम आया है वो पूछा गया है 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम निकालो। एलसीएम मतलब लसफल, लघुत्तम समापवर्तक। अब जब बटा वाली संख्याएं आएगी तो इनका एलसीएम कैसे हम निकालेंगे, इसका भी एक नियम है। जब भिन्न का एलसीएम निकाला जाएगा, भिन्न का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो इसका एक नियम है कि अंश का तो आप निकालो एलसीएम, अंश का एलसीएम मतलब अंश की जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम निकाल लो, और जो हर की संख्याएं हैं उनका क्या निकालो, HCF। यह इसका नियम है दोस्तों। भिन्न वाली संख्या आएगी, आपको घबराना नहीं है कि ये तो कैसी संख्या दे दी, अब हम इनका एलसीएम HCF कैसे निकाले। यह सबसे आसान तरीका है। अंश में जो संख्या है 2 3 4 9, प्रश्न में देखो जो ऊपर वाली संख्या है भिन्नों में, मैंने आपको बताया था जब हम भिन्न पढ़ी थी हमने कि जो अंश जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, तो ये तो अंश की संख्या होगी प्रश्न में, और ये नीचे क्या होगी, हर की संख्या होगी। तो 3 5 7 13 तो हर है, 2 3 4 9 क्या है, अंश, और हमें भिन्न का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अंश का तो एलसीएम निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, HCF। अंश की जो संख्या है वो है 2 3 4 और 5, इनका तो क्या निकलेगा, एलसीएम। और हर की जो संख्या है 3 5 7 और 13, इनका क्या निकलेगा, HCF। अब अंश की संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, पहले तो इनको गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। 2 2 को मैं लिखूंगा 2 की घात, मैं 2 को लिख सकता हूं 1 गुणा 2 की घात 1,
भाई हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर 3 को मैं लिख देता हूँ 1 गुणा 3 की घात 1, फिर 4 को लिख देता हूँ 1 गुणा 2 की घात 2, और 9 को लिख देता हूँ 1 गुणा 3 की घात 2। अब देखो मैंने यहाँ पर एक इसलिए लिखा है कि अभी थोड़ी देर बाद जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो आप समझ जाएंगे एक इसलिए मैं एक गुणा 2 की घात 1 लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू फिर भी 2 ही रहेगी। लेकिन एक इसलिए लिखा है कि कभी जब हम एचसीएफ निकालते हैं और हमें कोई ऐसी संख्या मिल जाती है जो तीनों में ही नहीं आ रही, ऐसी संख्याएं रहती है उसमें जब एचसीएफ निकालते समय की तीनों में ही नहीं आ रही। अब देखो यहाँ तो हम अभी अंश का क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ये जो अंश है इसका तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं और हर का क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो अगर मैं अभी इसका एलसीएम निकाल रहा हूँ इसलिए मुझे समस्या नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता तो यहाँ देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब तीनों के ही गुणनखंड में कोई संख्या ऐसी मिल ही नहीं रही। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुणा 2, 1 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 2 और 1 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैंने एलसीएम में भी आपको बताया था कि सबसे अधिक घाते वाली संख्या उठानी है और हर एक संख्या आनी चाहिए। इनके गुणनखंड में 3 संख्या है, एक तो 1, 2 और 3। एक तो सभी जगह, एक से तो आप किसी भी संख्या को गुणा करो उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं रहता, तो एक तो हमेशा ही आप लिख सकते हो कि 2 को आप 1 गुणा 2 की घात 1 लिख सकते हो, 3 को 1 गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हो, 4 को 1 गुणा 2 की घात 2 और 9 को 1 गुणा 3 की घात 2 लिख सकते हो। अब बात आती है दोस्तों इन संख्याओं को इस प्रकार से गुणनखंड करने के बाद इनका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि आप तो कौन कौन सी संख्या गुणनखंड में आ रही है उनमें सबसे अधिक घाते कहाँ कहाँ है वह ले लो, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की घात तो सब जगह 1 है तो 1 तो ऐसा कैसे लिख दो। सबसे अधिक घात 2 में कहाँ है, ये रही 2 की घात 2। सबसे अधिक घात 3 में कहाँ है, ये रही 3 की घात 2। बस तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। 1 गुणा 2 की घात 2 4 गुणा 3 की घात 2 कितनों के 9, 9 चौक 36। तो ये तो आ गया अंश का एलसीएम। अब हमें निकालना है हर का एचसीएफ। अब हर में जो संख्याएं थी अंश का एलसीएम हमने निकाल लिया, अब हर का एचसीएफ निकाल रहे हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको प्रश्न बड़ा लग रहा है, लेकिन ये जब आप करोगे इस प्रश्न को अपने स्तर पर तो बहुत कम टाइम में आपसे हल हो जाएगा। अब देखो हर में संख्या थी 3, 5, 7 और 13। तो मैं 3 का लिखता हूँ 1 गुणा 3, 5 का गुणनखंड करूंगा तो 1 गुणा 5, 7 का करूंगा तो 1 गुणा 7, 5 का 1 गुणा 5 और 7 का 1 गुणा 7, 13 को मैं लिखूंगा 1 गुणा 13। अब हमें यहाँ क्या निकालना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, एचसीएफ। अब जब हमने अभी इससे पहले जो सवाल करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम दी हुई संख्याओं के गुणनखंड करेंगे। अब उन गुणनखंडों में वह संख्या जो सब में कॉमन हो, 3 इस अकेले में है, 5 इसमें अकेले में, 7 इसमें अकेले में, 13 इसमें अकेले, लेकिन 1 तो सब जगह है। यहां मैंने 1 गुणा इसीलिए लिखा था कि जब आप एचसीएफ निकालो और उनके गुणनखंडों में आपको कोई भी संख्या कॉमन ना मिले तो हम उन संख्याओं को 1 गुणा तो लिख ही सकते हैं, 1 गुणा 3, 1 गुणा 5, 1 गुणा 7, 1 गुणा 13। तो अब इसका जब एचसीएफ निकाला जाएगा, इस हर का जब हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो हर का एचसीएफ क्या आएगा, ये 1। क्या एचसीएफ क्या रहेगा, हर का 1। क्यों, क्योंकि एक ही एक ऐसी संख्या जो तीनों में चारों में आ रही है, 1 1 1 1, क्योंकि 1 से हम इनको गुणा करेंगे तो इनके मान में तो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 1 को नॉर्मल रूप से हम लिखते नहीं थे, लेकिन जब एचसीएफ निकालते समय कोई ऐसी कॉमन संख्या हमें मिले ही नहीं उनके गुणनखंडों में कि हम उसको सभी जगह से उठाकर रख सके ताकि हम एचसीएफ का मान निकाल सके, तो एक ऐसी संख्या जिसको हम सभी में गुणा करेंगे तो 1 तो आएगा ही सही। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। और एलसीएम क्या आया, 36 आया। तो भिन्न का एलसीएम निकालने का हमने क्या लिखा था फॉर्मूला, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो इस भिन्न का जो हमें प्रश्न में दी गई है, इस भिन्न का एलसीएम क्या होगा, अंश का एलसीएम क्या आया 36
बटा हर का HCF कितना आया 1, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 36/1 बराबर 36। ठीक है, ये तो हो गया सर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। लेकिन अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, जैसे हर का HCF हमने निकाला, अगर मान लो ये तो हमें प्रश्न में रिक्वायरमेंट थी कि भिन्न का एलसीएम निकालो, इसलिए हमने अंश का एलसीएम बटा हर का HCF करा। लेकिन अभी अभी मैं आपको पूछता हूँ कि अगर मैं इसी हर का एलसीएम निकालता तो क्या होता। तो इसका एलसीएम कैसे लिखते, अगर मैं इसको लिखूं 1 × 3 की घात 1, 1 × 5 की घात 1, 1 × 7 की घात 1, 1 × 13 की घात 1, आपका प्रश्न खत्म हो चुका है, आंसर यहाँ पर ये आ गया आपका। लेकिन मैं इसी में आपको एक बार एलसीएम भी निकाल के बता देता हूँ इसी संख्या का। 1 × 3 की घात 1, 1 × 5 की घात 1, 1 × 7 की घात 1 और 1 × 13 की घात 1। अब जब HCF पूछा गया है तो हमें देखना है कि हमें हर संख्या की घातें लेनी है, इसमें जो जो भी संख्या यूज हो रही है, इसमें 1 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 5 यूज हो रहा है, 7 यूज हो रहा है, 13 यूज हो रहा है, मतलब 1 3 5 7 13, ये पांचों संख्या इसमें काम में आ रही। अब हमें क्या करना है, HCF निकालते समय तो बस इसमें कॉमन फैक्टर लेना है, लेकिन एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमें हर एक संख्या की अधिकतम घात उठानी है। तो यहाँ पर 1 की अधिकतम घात क्या है 1, ये मैं अब इसका एलसीएम भी लिख के बता रहा हूँ आपको। 1 की अधिकतम घात क्या है, ये जो प्रश्न है ना, मैं इसका आपको यहाँ पर क्या भी लिख के बता रहा हूँ, एलसीएम भी लिख के बता रहा हूँ। देखो एलसीएम लिख के बता रहा हूँ इस वाले का, हरों का। इसमें एलसीएम आएगा 1 की घात सबसे अधिक क्या है 1 ही है, 3 की घात सबसे अधिक 1, तो 3 की घात 1 सबसे अधिक, 5 की घात 1, एक और संख्या क्या 7 की घात 1, एक और संख्या क्या 13 की घात 1। तो यह क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। और HCF क्या था 1 था, क्यों, क्योंकि इनमें कॉमन संख्या में मिली नहीं, और एक ऐसी संख्या रहती है जिसको हम सभी में गुणा कर सकते हैं, तो HCF क्या गया 1। और एलसीएम लेते समय सभी संख्याओं की अधिकतम घातें उठानी है। यहाँ पर 1 है तो 1 की घात तो 1 आई ही गई, 1 की घात 1 को हम लिखते नहीं है वैसे भी, क्योंकि 1 की घात 1 1 ही रहेगा, फिर 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1 और 13 की घात 1। तो उत्तर क्या हो गया 1 × 3 × 5 × 7 × 13, ये एलसीएम इसका हम निकालेंगे। ये बस मैंने निकालना बताया, आपका उत्तर यही आ चुका है, क्योंकि हर का अंश का एलसीएम आपने 36 निकाल लिया था, हर का HCF 1 आया था तो 36/1, लेकिन मैंने HCF का भी एलसीएम निकालना आपको बता दिया, तो 36/1 आया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस भिन्न का एलसीएम क्या आया 36/1, मतलब आंसर क्या आएगा, अंश का आया था 36/1, मतलब आंसर आ जाएगा 36। तो आपको 36 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आप देखो, यह आपको पूछा गया 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF निकालो। अब इस संख्या का अगर हम HCF निकालेंगे, इन संख्याओं का, तो वही फॉर्मूला भिन्न का HCF, भिन्न का HCF बराबर क्या होगा, अंश का HCF बटा हर का एलसीएम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, महत्तम समापवर्तक पूछा गया, HCF पूछा गया। तो जैसे ही दोस्तों आपको अगर प्रश्न में HCF पूछा गया, भिन्नों वाले प्रश्न हो और उनमें HCF पूछा जाए, तो आपको अंश का HCF निकालना और हर का एलसीएम निकालना। और इसके विपरीत अगर आपको भिन्नों वाले प्रश्न में एलसीएम पूछा जाए, तो जो चीज पूछी गई है अंश का तो हम वही निकालेंगे, और हर का क्या करेंगे, अगर एलसीएम पूछा गया है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का HCF निकालेंगे। और अगर हमें HCF पूछा गया है तो अंश का HCF निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। जो चीज पूछी गई है ऊपर उसको निकालेंगे अंश में, और हर में दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई है वो निकालेंगे। ठीक है, तो पूछी गई चीज यहाँ पर HCF थी, तो अंश का HCF निकाला और हर का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो अंश का HCF क्या रहेगा, अंश का HCF, तो अंश में क्या है 14, 42 और 21, तो मैं 14 के अभाज्य गुणनखंड क्या लिखूंगा 2 × 7, 42 के क्या लिखूंगा 2 × 3 × 7, और 21 के क्या लिखूंगा 2 × 2 नहीं 3 आएगा, 3 और 7 21, तो यहाँ गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 7। गुणनखंड करना मैंने आपको सिखा दिया, आप वहां से आराम से 14 गुणनखंड आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। 14 में 2 का दिया 7 बार, 7 का दिया 1 बार, तो 2 × 7, 2 × 3 × 7, 3 × 7। अब देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में आ रहा है, ये 7, तो इसका HCF क्या हो गया संख्या 7। अगर यहाँ पर 7 भी तीनों में नहीं आता और 2 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता, तो फिर एक ऐसी संख्या एक तो है ही जो सब जगह उपस्थित है, मैं गुणा 1 1 1 1 तीनों में लिख देता, और एक क्या हो जाता है HCF का आंसर हो जाए। जब आपको कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले ना, कोई भी कॉमन संख्या नहीं मिले, तो आपका HCF क्या रहेगा 1 रहेगा। अभी इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था
अब हम बात करते हैं अंश का एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं हर का एलसीएम। हरों में क्या क्या संख्या है? हर में जो संख्या है आपको दे रखी है उनको हम देखते हैं 33, 55 और 22। तो हर में क्या दे रखी? 33, 55 और 22। तो हर का एलसीएम निकालेंगे हम संख्या 33, 55 और 22 का। तो देखो 33 के मैं गुणनखंड करता हूं तो गुणनखंड 33 के आएंगे 3 गुणा 11। फिर मैं 55 के करूंगा तो आएंगे 5 गुणा 11। फिर मैं 22 के गुणनखंड करूंगा तो आएंगे 2 गुणा 11। इनको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 1, 11 की घात 1, 5 की घात 1 गुणा 11 की घात 1, 2 की घात 1 गुणा 11 की घात 1। अब बात एलसीएम की हो रही है दोस्तों। तो मैंने आपको एलसीएम में बताया था अभी कि जब भी एलसीएम की बात हो तो हमें प्रत्येक संख्या की अधिकतम घात लेनी है। तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी आई? 3 आई, 5 आई, 2 आई और 11 आई। देखो 11 तो सब में ही है, तो एक तो 11 संख्या का काम हुआ, इसमें 3 का हुआ, 5 का हुआ, 2 का हुआ। अब हर एक संख्या की अधिकतम घात उठानी, तो सबसे पहले छोटी संख्या की घात उठाते। देखो सबसे छोटी संख्या क्या? 2, तो 2 की अधिकतम घात क्या? इसमें 1 है। फिर आई 5, 5 की अधिकतम घात क्या है? 3, 3 की अधिकतम घात क्या है? 1। फिर आई 5, 5 की अधिकतम घात क्या? 1। और फिर आया 11, 11 की अधिकतम घात क्या? 1। तो यह इसका क्या हो गया? एलसीएम। अब हम 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 11 करके देखते हैं। 3 दूना 6, 6 पंजे के 30 गुणा 11 कितना है? 330। तो 330 तो इसका क्या आया? एलसीएम। और एचसीएफ क्या आया था? 7। तो भिन्न का एचसीएफ क्या रहेगा? 7/330। 7/330 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो सबसे पहले आप देखो 7/330 ए ऑप्शन में आ रहा है। तो ये हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? अंश का एचसीएफ 7 आया और हर का एलसीएम अभी मैंने आपको निकाल के बताया था। हर का एलसीएम कितना आया था? ये 330 आया था। इसलिए अंश का एचसीएफ बटा हर का एलसीएम किया 7/33 आए। ऑप्शन ए क्या हो गया? उत्तर हो गया 7/330। हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका संख्या 48, 90 और 120 में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब देखो इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न को पढ़ना ध्यान से। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका, किसका? उस संख्या का क्या है? 48, 90 और 120 में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब यहाँ बड़ी से बड़ी का मतलब यूं नहीं है कि आंसर 48 ने 90 और 120 से भी बड़ा आएगा। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है वह संख्या निकालनी है जिसका इन तीनों में पूरी पूरी बार भाग चला जाए। तो उस संख्या का अगर इन तीनों में पूरी पूरी बार भाग जाएगा तो वह संख्या इन तीनों से तो छोटी होगी। तो पहली चीज तो यह है कि ऑप्शन जो रहेगा वो 48 से छोटा रहेगा, क्योंकि इन तीनों में भी सबसे छोटा क्या है? 48 है। और जो बड़ी से बड़ी संख्या हम निकाल रहे हैं उसका भाग किस में जाएगा? 48, 90 और 120 में पूरी पूरी बार जाएगा। तो इसका मतलब वो है कि वह संख्या इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या से भी छोटी रहेगी। तो 48, 90 और 120 से पहली बात तो वो संख्या क्या रहेगी? छोटी रहेगी। और जो इसमें इन तीनों में सबसे छोटा है कम से कम उसका जो आधा है उससे भी छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे छोटा क्या है? 48 है। और उस संख्या का इन तीनों में भाग जा रहा है। तो 48 का आधा अगर हम निकालें तो कितना आएगा? 24। तो जो आंसर आएगा वो 24 या 24 से कम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इस 24 से बड़ा आंसर रहा तो उसका भाग 48 में कैसे जाएगा? 25 का 48 में भाग कैसे जाएगा? 25 दूना 50 हो जाएंगे, मतलब जो उत्तर रहेगा वो 25 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 25 दूना 50 हो जाएंगे तो 48 में 25 का भाग कहाँ जा रहा है? तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या वो 24 हो सकती है। लेकिन अब उत्तर कैसे उस 24 का? इनमें भी तो भाग जाना चाहिए। तो बस इतना तो आप पता कर सकते हो कि जो संख्या रहेगी उसका मान जो रहेगा वह 24 से कम रहेगा या 24 के बराबर रहेगा। 24 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी संख्या ही 48 है और 48 का आधा ही 24 है। तो वह संख्या 24 या 24 से कम होगी, इससे बड़ी तो नहीं होगी। अब इतना तो आपको पता चल गया। तो एक ऑप्शन तो आपका सी तो यहाँ से ऐसे ही कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि हमें वो संख्या पूछी गई थी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में पूरी पूरी बार भाग जाए। अब इनमें भी सबसे छोटी 48 है और 48 के भी आधे 24 हो गए। तो 24 दूना 48, तो सब कम से कम एक संख्या तो 24 ऐसी है जिससे कम ही उत्तर रहेगा, उससे ऊपर नहीं रहेगा। या तो 24 उत्तर रहेगा, 24 से कम इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो पहला ऑप्शन तो इसका आपका कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए वही 48 के गुणनखंड करो। 48 में 2 का दिया 24, 12, 6, 3, 1, ये 48 का हो गया। अब 90 की बात करते हैं। 90 के भी गुणनखंड कर लो।
45, 15, फिर 3 का दिया, तीनों पाँचों 15, 5 का दिया, 5 एकम 5। अब बात आएगी किसकी, 120 की। 120 के भी गुणनखंड कर लो। 2 का दिया 60, 2 का दिया 30, फिर 2 का भाग दिया, कितना है 15 है। अब 3 का जाएगा, तीनों पाँचों 15, 5 का दिया, 5 एकम 5। अब मैं यहाँ पर इनको ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 48 के गुणनखंड क्या है। 48 क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 90 क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 120 के गुणनखंड आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब प्रश्न में आपसे पूछा गया था बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या था प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 48, 90 और 120 में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो हमें उस समय क्या निकालना, HCF। क्या निकालना, HCF। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका, जिसका मतलब उस संख्या का भाग इन तीनों में चले जाए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें HCF निकालना रहता है। तो अब हमने इनके गुणनखंड निकाल लिए, HCF हमें निकालना। तो यहाँ तो आए 2 की घात 4 गुणा 3, यहाँ आए 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5, और यहाँ है 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। तो अब इनमें ऐसी कौन सी कम से कम संख्या है जो सब में आ रही है। तो देखो 2 सब में आ रहा है, 1 2 3। 3 भी सब में आ रहा है, इसमें 5 भी सब में नहीं आ रहा, 5 इसमें नहीं आ रहा है। 2 और 3 सब में आ रहा है। अब 2 और 3 सब में आ रहा है तो सबसे कम घात उठानी है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब 2 तीनों जगह है, तो अब इन तीनों जगह में 2 सबसे कम कहां पर है, इसमें है। तो 2 की घात 1, यहाँ देखो 2 की घात 1 ही है। तो एलसीएम HCF जब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो कम से कम घात लेनी है। और पहली बात तो वह संख्या तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आनी चाहिए। और दूसरी बात, तीनों में होते हुए भी सबसे कम कहाँ है, वहां से हमें उस संख्या को उठाना है। तो यहाँ पर 2 इसमें था, इसमें था, इसमें था। अब 2 की घात सबसे कम का यहाँ है, तो 2 की घात 1, एक तो ये संख्या आई। 3 यहाँ है, यहाँ है, 3 की घात सबसे कम का 1, एक इन दोनों में 3 की घात 1 आ रही है, या 3 की घात 2 आ रही है। तो सबसे कम क्या आ रही है, 3 की घात 1। 3 की घात 1 यहाँ से ले लिया, तो संख्या जो उत्तर हो गया 2 गुणा 3 बराबर 6। तो HCF क्या है, 6। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6। 6 एक ऐसी संख्या है जिसका मैं इन तीनों में भाग दूंगा तो पूरी पूरी भाग चला जाएगा, और यही सबसे बड़ी क्या होगी, वह संख्या होगी। तो HCF क्या है, 6। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, HCF में हमें वह संख्या देखनी है गुणनखंडों में जो सब में आ रही हो, और फिर सब में आने के बाद भी सबसे कम घात क्या है उसकी, उसी को हमें उत्तर में लेना है। तो HCF आया 2 की घात 1 और 3 की घात। यहाँ 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ 5 नहीं था। अभी मैं इसका अगर एलसीएम निकालता तो मैं सबसे बड़ी बड़ी घातें सबकी उठा लेता। यहाँ 2 की घात 4 ले लेता सबसे बड़ी घात, फिर यहाँ पर 3 की घात 2 ले लेता, और यहाँ 5 दोनों जगह है तो 5 को एक अकेला 5 यहाँ तो यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, कहीं पे भी ले लो। अब मैं इसका एलसीएम भी लिख के बता देता हूँ एक बार आपको। यहाँ एलसीएम आता है इसका 2 की घात 4, सबसे ज्यादा घात 3 की घात 2, और यहाँ 5 की घात 1। तो ये इसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। एलसीएम में तो हमें हर एक संख्या लेनी है, और हर एक संख्या की सबसे ज्यादा घात कहाँ है वहां से उठाना है। तो 2, 3 और 5 तीन ही संख्याओं का यूज हुआ था, तो 2 की घात 4 उठा ली सबसे ज्यादा, फिर 3 की घात 2 थी वो उठा ली। 5 की संख्या देखी तो 5 में तो दोनों जगह 5 की घात 1 है, तो कहीं से भी ले लो आप, तो 5 की घात 1। ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब वहां बड़ी से बड़ी संख्या थी, अब यहाँ देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 36, 48 और 112 से विभाजित किया जाए तो शेष नहीं बचता, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो वहां पर तो हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। अब हमें पूछा गया छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे उस संख्या को 36, 48 और 112 से विभाजित कर रहे हैं। जो संख्या रहेगी उसको किससे कर रहे हैं, 36, 48 और 112 से विभाजित कर रहे हैं, इन तीनों संख्याओं से विभाजित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वह संख्या इन तीनों से बड़ी होगी। 36, 48 और 112 से बड़ा उत्तर होगा जो भी संख्या हम निकालेंगे। और अब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, 112। तो 112 का 2 गुना क्या हुआ, 2, 2, 4, और जो संख्या जो आएगी वो 224 से भी बड़ी रहेगी, क्योंकि 112 का 2 गुना कितना हुआ, 224। तो कम से कम इस 112 का तो भाग जाना ही चाहिए सबसे बड़ी संख्या का, जो भी उत्तर आएगा। तो जो उत्तर आएगा वो 224 से बड़ा आएगा। तो पहला ऑप्शन जो 2 है ये तो गलत हो गया। अगर इन संख्याओं का हम HCF निकाले तो शायद वो 2 ही आएगा, तो 2 तो इसका गलत हो गया। अब हम बात क्या कर रहे हैं, अब हमें क्या निकालना है, LCM।
तो एलसीएम की बात करें तो हम संख्या लेते हैं 36, वही इनके हम गुणनखंड कर देंगे। तो अब मैं गुणनखंड डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 36 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर 48 के गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, फिर हम निकालते हैं 112 के, तो 112 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 4 4 गुणा 2 गुणा 7। तो ये हो गया इन तीनों के गुणनखंड। अब मुझे क्या निकालना था यहाँ पर, एलसीएम। जब छोटी से छोटी संख्या पूछे जिसे इन तीनों से विभाजित किया जाए तो शेष नहीं बचे, यहाँ पर हम उस छोटी से छोटी संख्या को इन तीनों से विभाजित कर रहे। और इससे वाले प्रश्न में क्या करा था, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को विभाजित कर रहे थे, उसमें जो उत्तर आता है उससे हम इनको विभाजित करते हैं, और इसमें जो उत्तर आएगा उसको हम इन तीनों से विभाजित करेंगे। प्रश्न में अंतर समझो दोस्तों। जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तो आपको पता ही है, हर एक संख्या लेनी है और हर एक संख्या की अधिक से अधिक घात लेनी है। तो यहाँ देखो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, यहाँ क्या आ रहा है 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1, यहाँ क्या आ रहा है 2 की घात 4 गुणा 7 की घात 1। अब हर एक संख्या ले ली। अब हमने इनके गुणनखंड करे तो कौन कौन सी संख्या, एक तो 2 आई, एक 3 आई और एक 7 आई। अब देखो इनमें 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 4। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी घात क्या है, एक तो 2 की घात 4, फिर देखो सबसे बड़ी घात क्या, 3 की घात 2, 7 में सबसे बड़ी घात क्या, 7 की घात 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2 की घात 4 16, 3 की घात 2 9 और 7 की घात 1 7। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना है, 1008। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 1008। अब ये संख्या कहाँ आ रही है, 108, 1008 इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाए तो इनको देख के घबराना नहीं, ये सबसे सीधे प्रश्न है। काम मसपा एचसीएफ पूछा गया। तो अब गुणनखंड यहाँ दे रखी है, ए की घात 2 बी की घात 4 सी की घात 6, यहाँ दे रखा बी की घात 3 सी की घात 8 और ए की घात 4। देखो ए की घात 2 बी की घात 4 सी की घात 6, बी की घात 3 सी की घात 8 ए की घात 4, ए की घात 8 बी की घात 6 और सी की घात 2। इनका क्या निकालना, मसपा निकालना। तो इन तीनों संख्याओं को ऐसे लिख लेते हैं, ए की घात 2 बी की घात 4 सी की घात 6 बी की घात 3 सी की घात 8 ए की घात 4, और यहाँ क्या है, ए की घात 8 बी की घात 6 और सी की घात 2। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। ये तीनों ही संख्या किसमें दे रखी, प्रश्न में दे रखी। अब मैं क्या करता हूँ, ए की घात के नीचे ए की घात लिख लेता हूँ। ऊपर में तो ए की घात 2 है, इसमें क्या है ए की घात 4, इसमें क्या है ए की घात 8, इसमें बी की घात क्या है 4, इसमें बी की घात क्या है 3, इसमें बी की घात क्या है 6, इसमें सी की घात क्या है 6, इसमें सी की घात क्या है 8 और इसमें सी की घात क्या है 2। अब मैंने क्या करा, इन घातों को इसकी ए की घातें एक साथ, बी की एक साथ और सी की एक साथ लाइन में लिखी। अब मुझे निकालना क्या, मसपा। और मसपा में हम क्या करते हैं, तीनों में ही ऐसी संख्या है जो तीनों में आ रही है, उसकी कम से कम घात कौन से में आ रही है वहां से लेते हैं। तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पर ए की सबसे कम घात क्या यहाँ है, तो ए की घात 2 ले लो। फिर इसमें देखो बी 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 तीनों में आ रहा है, सबसे कम घात कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है, बी की घात 3 ले लो। सी भी तीनों में है, हाँ है, तो सी की सबसे कम घात क्या है, सी की घात 2। अगर इन तीनों में ही वह संख्या होनी चाहिए, अगर ये सी यहाँ नहीं होता तो हम यहाँ सी नहीं लेते, क्योंकि इन दो में है, यहाँ पर सी नहीं है। लेकिन सी भी सब में आ रहा है और सबसे कम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो हमने क्या लिया, सबसे कम वाली घातें उठा ली, जो तीनों ही जगह वह संख्या तीनों ही जगह आ रही है और तीनों ही जगह में सबसे कम वाली कहाँ आ रही है, वहां से हमने उनको उठा ली। तो ये इसका क्या हो गया, HCF हो गया। तो ए की घात 2 बी की घात 3 सी की घात 2 का है, ये रहा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए फॉर्मूला ही समझ लो आप, लेकिन वह है क्या, वह देखो आप। दो संख्याओं का क्या दे रखा, महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा 6 और लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा 432। तो हमें लस और मस दोनों दे रखे और एक संख्या दे रखी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, इसका ऐसा रहता है दोस्तों, LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये आपको याद रखना है, जब आपको LCM या HCF दे दे और दोनों संख्याओं में कोई एक संख्या दे दे तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है, LCM गुणा HCF बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का। हमें LCM दे रखा कितना
432। HCF दे रखा कितना 6, पहली संख्या कितनी है 48, तो दूसरी संख्या क्या है, ये दूसरी संख्या ही तो निकालनी है, तो दूसरी संख्या में क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ से दूसरी संख्या क्या होगी 432 गुणा 6, ये 48 इनके बटा में चले जाएंगे, तो दूसरी संख्या क्या जाएगी, तो दूसरी संख्या रहेगी वह रहेगी 432 गुणा 6 बटा 48। इसको हम कैलकुलेट करें, 6 8 48, 8 से इसको काटेंगे, 8 8 5 40 और 8 चौक 32, तो क्या आंसर आ गया 54। 54 कहाँ है, ये रहा, सी ऑप्शन 54 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। हमें यहाँ एलसीएम एचसीएफ दे रखा और पहली संख्या दे रखा, हमने दूसरी संख्या निकाल ली। किसी सवाल में आपको दोनों संख्या दे देगी, कि किसी सवाल में क्या करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों दे देंगे और एचसीएफ दे देंगे और एलसीएम पूछ लेंगे, तो भी आप वहां से निकाल सकते हो। कहीं पर आपको एलसीएम दे दिया, पहली संख्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऐसे निकाल लोगे। तो आपको तो बस ये याद रखना, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो दो संख्या 64 और 36 है। संख्याएं क्या है, एक संख्या तो 64 और दूसरी 36 और उनका मस दे रखा, तो वही एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यह फॉर्मूला अभी इससे पहली वाली सवाल में हमने देखा था। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम में से क्या दे रखा, एलसीएम तो हमें पता नहीं है और दे क्या रखा एचसीएफ, मतलब मसा दे रखा, कितना दे रखा 4। पहली संख्या क्या है 64, दूसरी संख्या क्या 36, पूछा क्या एलसीएम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 64 गुणा 36 बटा 4। 4 से 36 को काट लो, 4 9 36, 9 गुणा 64 करो, 9 चौक 36 की 6 हासिल गए, 3 6 9 में 54 और 3 57, 576। तो 576 कौन से ऑप्शन में आंसर आ रहा, ये राशि 576 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, मतलब लसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः शेष 2 व 3 रहते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 व 243 को भाग दे, उस संख्या से इनको भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या रहेगी, पहली बात तो मसा रहेगा। अब उससे भाग देने पे क्या बच रहा है शेष 2 व 3, तो 122 में क्या शेष बच रहा है 2, तो 122 में से 2 घटा लो, क्या है 120। 243 में क्या शेष बच रहा है 3, तो 243 में से 3 घटा लो, कितने बचे 240। इस प्रकार के प्रश्नों में जो शेष रहता है उनको दी हुई संख्याओं में जो शेष रहा है उसको घटा के संख्या निकालो। तो 122 में से 2 घटा दिया 120 आए, 143 में से 3 घटा दिया क्या है 240 आए। क्यों, क्योंकि 122 को भाग कर रहे थे हम, तो क्या बच रहा था 2 बच रहा था, इसलिए इसमें से 2 घटा दिया। 243 को भाग कर रहे थे तो क्या बच रहा था 3, तो 243 में से 3 घटा दिया। अब हमें संख्या मिल गई 120 और 240। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो मतलब मसा निकालना, तो इस 120 और 240 का हम क्या निकालेंगे मसा। अब मैं 120 के गुणनखंड लिखूं तो 120 के गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, और मैं निकालू 240 के गुणनखंड तो वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितने आएंगे 3 गुणा 5। मैंने दोनों का क्या निकाल लिया मसप। निकालने के लिए क्या किया मैंने, इनका गुणनखंड लिखे। अब गुणनखंड को मैं कैसे लिखूंगा, 120 के को 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, इधर क्या लिखूंगा 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो इनमें क्या क्या है, 2 इसमें है, इसमें है, 3 इसमें, इसमें है, 5 इसमें, इसमें 7, तीनों ही संख्या है, दोनों में हरी। अब निकालना क्या है बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या निकालना है बड़ी से बड़ी, मतलब HCF। तो HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन संख्या है उसकी सबसे कम घात जहां है वहां से ले लेते हैं। तो यहाँ सबसे कम घात क्या है 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 में सबसे कम घात है, तो सबसे एक तो 2 की घात 3 आ जाएगा। फिर अगली संख्या क्या है 3, अब 3 की घात दोनों जगह एक एक है तो कहीं से भी ले लो, और 5 भी दोनों जगह है और दोनों ही जगह में दोनों ही जगह एक एक घात है, तो ये 5 भी कहीं से भी ले लो। तो HCF क्या आएगा 2 की घात 3 8 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 120। 120 हमारा क्या रहेगा HCF आया, वो कहाँ है ये रहा। तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। अब बहुत सी बार सवाल दोस्तों ऐसे आ गया, अब आप वहां पर देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार के सवालों को आपको ऐसे घटाकर करना है। अब एक चीज और आप ध्यान रखो,
उसने पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 व 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 व 3 शेष रहते हैं। अब मान लो कभी कभी आप ऐसे सवालों में फंस जाए तो आपको वहां से निकलने का तरीका भी बताता हूँ। अगर आपके पास समय है तो आपके पास चारों ऑप्शन रखे हैं और बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे पहले चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ी संख्या है उससे इनको भाग दे लो। 120 से मैं भाग देता हूँ तो 120 एकम 120 कितने बचे, 2 शेष रह रहे। देखो 2 बच रहे, हाँ। फिर मैंने 243 को 120 से भाग दिया तो 12 दूना 24, तो 120 का दुगुना कितना हुआ 240 और बचे कितने, तीन शेष बच रहे। तो पहला ही ऑप्शन में जैसे डी से चेक करूंगा तो डी मेरा आंसर हो जाएगा। अगर डी से नहीं आता फिर मैं 30 चेक करता, फिर 24 चेक करता, फिर 12 करता। लेकिन यह तब जब आपको यह इस प्रकार से हल करना है ये पता ही नहीं है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, पता नहीं होने के बावजूद भी आपके पास पर्याप्त समय है पेपर में, आपने और हिंदी, साइकोलॉजी, संस्कृत, पर्यावरण ये सारी चीजें कंप्लीट कर लिए। मैथ में भी आप बचे हुए सवाल नहीं आ रहा उस सवाल को आप छोड़ चुके थे और बचे हुए सारे सवाल आपने कर लिए, शिक्षण विद्या कर ली, आपकी ओएमआर शीट भर चुकी है। अब आपके पास 10 से 15 मिनट बचे हुए हैं और 2-3 सवाल इस प्रकार के हैं जो आपके समझ में नहीं आए थे कैसे करें, तो उनको इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि फिर जब आपके पास पर्याप्त समय बचा हुआ है तो आप ऑप्शन से चेक कर लें। 122 243 दे रखे थे, शेष क्रमशः 2 और 3 होना चाहिए, तो आप ऑप्शन से भाग दे के देख ले और अपना उत्तर प्राप्त कर ले। लेकिन यह विधि तब है जब अंत समय में, लेकिन आपको इस प्रकार से हल करने का तो आखिरी तरीका है ये जब आपके पास समय बचे। लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता तो आप प्रश्न पढ़ते ही आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जैसे कि इसकी विधि ऐसे झट से आप सोल्व करोगे, आंसर निकाल के आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में से घटा के और फिर आपको हल करें। अब देखो अगला प्रश्न देखो, यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में क्या बचता है, समान शेष बचता है। प्रत्येक दशा में क्या रहेगा, समान शेष बचेगा। तो बड़ा से बड़ा संभव मान क्या है, भाजक क्या है। अब बड़ा से बड़ा जैसे आया तो निकालना क्या है, मसा। अब इस प्रकार के सवालों में जैसे प्रत्येक दशा में क्या बचता है, समान शेष बचता है, तो 3 संख्या दे रखी। तो अब हमें क्या करना रहता है, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। तो इस प्रकार के सवालों को आप कैसे करेंगे, दूसरी संख्या में से पहली संख्या को घटाएं, 87 माइनस 63 करें, कितना है 24। दूसरी संख्या में से क्या करें, पहली संख्या को घटा दे, सबसे पहला काम ये करें। दूसरी में से पहली को घटा दिया, अब तीसरी में से दूसरी को और तीसरी में से ही पहली को घटाए। अब मैं 123 में से पहले घटा देता हूं, 63 घटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ, कितना है 60 है। और फिर मैं 123 में से क्या घटाता हूँ, 87 घटा देता हूँ, कितना है 36 है। आपको कुछ नहीं करना, दूसरी संख्या में से पहली को घटाओ, फिर तीसरी में से पहली को घटाओ और तीसरी में से दूसरी को घटाओ। इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाओ, फिर इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको भी घटा दो। देखो समझ गए, 87 में से 63 मैंने घटाया 24 आए, फिर 123 में से 63 घटाए 60 आए, फिर 123 में से मैंने 87 घटाया, कितना है 36। अब जो ये संख्या है ना, इनका मैं मसा निकालूंगा और जो मसा आएगा वही क्या रहेगा, बड़ा से बड़ा संभव भाजक रहेगा। अब मैं इन संख्याओं का मसा निकालता हूँ। जैसे 24 है, 24 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 2 4, 4 दूना 8 या 24। फिर मैं निकालता हूँ 60 का, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12 और 12 5 60। फिर निकालता हूँ मैं 36 का, तो 36 के आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इनको क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 गुणा 3, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब निकालना क्या है, HCF क्या निकालना है, HCF। अब जब हम HCF निकाल रहे हैं अब अगर हमें HCF निकालना है तो वही चीज, संख्याएं ऐसी जो तीनों में हो, 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, 5 ही अकेला है, तो 5 को तो भूल जाओ, 5 का तो कोई काम रहा नहीं। 2 तीनों में है, तीनों में चलो 2 तो है ही सही, पर 2 की सबसे कम घात कहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 घात सबसे कम है। तो HCF 1 तो हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सबसे कम घात क्या है, इन दोनों जगह सबसे कम घात है तो कहीं से भी ले लो 3। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 2 4 गुणा 3 बराबर 12।
ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, 4 घंटियां 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजती है, तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी? इस प्रकार के सवालों में दोस्तों हमको क्या करना है, चारों घंटियां दे रखी है और समय दे रखा है, तो हमको समय को मिनट में बदलना है और मिनट में बदलने के बाद जो समय आएंगे मिनटों में, हमें उनका क्या निकालना है, लसर निकालना है, एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो हमें 4 घंटियां दे रखी है, पहली कितना है 30 मिनट, पहली घंटी का। दूसरा समय क्या दे रखा है, 1 घंटा, 1 घंटा, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तीसरी जो घंटी दे रखी है उसमें एक सही 1/2 घंटा, मतलब 1 घंटा और आधा घंटा, कितने हो गए 90 मिनट। फिर हमें दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 60 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 105 मिनट। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो समय था उस समय को मिनट में बदल लिया। 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट और 105 मिनट, 30, 60, 90 और 105। अब इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो अब मैं वही 30 के गुणनखंड कर देता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 5, फिर 60 के गुणनखंड करता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 2 4 4 3 12 12 5 60 5, फिर 90 के गुणनखंड करता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 दूनी 6 6 3 18 18 5 90, ठीक हो गया। अब 105 के गुणनखंड करता हूँ, 2 105 के गुणनखंड आएंगे, 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 5 15 15 7 105। तो ये मैंने इनके क्या किए, गुणनखंड किए। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पर, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए देखो, 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 2 की घात 1, 3 की घात 2, 5 की घात 1, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। मैंने आपको दोस्तों एलसीएम में बताया कि जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो उस प्रकार के एलसीएम वाले सवालों में आपको क्या करना है, वो कितनी संख्या इसमें आ रही है, 2 3 5 और 7, बस संख्या देखो कितनी आ रही है, 2 3 5 7, 4 संख्या आ रही है। अब उनमें सबसे ज्यादा घात कहाँ देख लो, 2 की सबसे ज्यादा घात क्या है 2, तो 2 की घात 2 ले लो। 3 की सबसे ज्यादा घात क्या है, ये रही, 3 की घात 2 ले लो। 5 की सबसे ज्यादा घात, 5 की सब जगह एक ही घात है, 5 की घात 1 ले लो। 7 कहाँ है, ये रहा, 7 की एक ही जगह और एक ही जगह क्या है, उसकी एक ही घात है, तो वो भी उसमें डालो। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएंगे, 2 2 4 गुणा 3 3 9 गुणा 5 गुणा 7। तो जो एलसीएम अब जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस प्रकार से जब हमने इसको निकाला है, किसको दोस्तों, एलसीएम को हमने निकाला है, तो जो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितने घंटे बन रहे, देखो 4 9 36 और 5 7 35, 36 गुणा 35 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आते हैं, ये आएंगे 1260 मिनट। कितना है, 1260 मिनट निकल के आए। अगर हमने इसका एलसीएम निकाला, क्योंकि हमने इनको मिनटों में चेंज किया था, इसलिए जो मिनट आए किसमें है, 1260 मिनट। अब 1260 तो मिनट आए, तो हम इनको घंटे में बदलते हैं। 1260 मिनट के कितने घंटे बने, देखो आप, एलसीएम आया 1260, 1260 को मैं 60 से भागित कर दूं, कितने बने, 6 दूना 12 और 1 6 कम 6 21 घंटे बने। एलसीएम कितना आया, 21 घंटे। अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न था 4 घंटिया 30 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल में बजती है। सभी घंटे एक साथ दोपहर 12 बजे। ये घड़ी बना दी, ये दोपहर के 12 बज रहे, 12 बजे एक साथ बजी थी, और पुनः एक साथ कब बजेगी, तो अपने आंसर क्या आता है, 21 घंटे बाद।
अब 12 बजे से 21 घंटे बाद पुनः एक साथ बचेगी, तो 12 बजे दोपहर के थे, ये यहाँ से चली घड़ी और वापस यहाँ पर आएगी, तो रात के क्या हो गए, 12 बज गए। दोपहर के 12 से रात के 12 बजे, फिर 12 से 6 तक आई, एक चक्कर तो इसने यहाँ से यहाँ आके वापस कर लिया, तो यहाँ आने में इसको रात के 12 बज गए, मतलब 12 से ये यहाँ चली और यहाँ तक आई, तो 12 घंटे में रात की 12 बज गए। अब रात की 12 बजे से चली तो सुबह 6 हो गए, कितने घंटे हो गए यहाँ आते आते, 18 हो गए। 12 + 12, यहाँ से चली यहाँ आ गई, तो 12 + 12 तो यहाँ तो हो गए थे, यहाँ तो हुए थे 12 घंटे, कितने, ये यहाँ से चली और यहाँ आई तो 12 घंटे, फिर यहाँ से यहाँ चल के आई 6 बजे सुबह, कितनी बजे, सुबह की 6 बज गई, यहाँ आएगी, तो 12 तो यहाँ चली, तो उसके बाद कितनी चली, 12 + 6, तो यहाँ आते आते कितने घंटे हो गए, 18 घंटे हो गए। यहाँ से चली थी, यहाँ आई थी 12 बजे तक, तो रात को 12 बज गई थी, 12 घंटे हो गए थे। फिर यहाँ से यहाँ तक चली, सुबह 6 आ गई, 18 घंटे, अब 3 घंटे और चलना, 6 के बाद ये चलेगी 7, 8 और 9, तो 6 के बाद ये घड़ी चली 3 घंटे और 1, 2, 3, तो अब कांटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो कितने बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, और 9 किसके रहेंगे, सुबह के 6 थे, सुबह के 7, सुबह के 8 और सुबह के 9, तो सुबह के 9 कहाँ है, ये रहा, आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है एवं उनका लसा 72 है, तो संख्याओं का मस है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को भी कैसे हल करते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो मान लो वो संख्या एक संख्या, पहली संख्या ले लेते हैं, अनुपात दे ही रखा है, तो पहली संख्या ले लो, पहली संख्या मान लेते हैं 2n है, n यहाँ पर हमें पता नहीं है लेकिन हमने इसमें लिख दिया। अब दूसरी संख्या लिख देते हैं, दूसरी संख्या उसको ले लेते हैं 3n। अब देख लो, आप अनुपात भी देख लो, 2n/3n करूंगा, n से n कट गया, 2:3 आ रहा है साहब। तो मैंने पहली संख्या तो 2n ले ली, दूसरी क्या ले ली, 3n ले ली। अब उनका लसा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का लसा क्या है, 72, पहली संख्या और दूसरी संख्या का लसा में 72 दे रखा। अब इनका हमें क्या निकालना, मस, तो पहली संख्या क्या है 2n, तो 2n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × n, और 3n को क्या लिख सकता हूँ, 3 × n। मसा में हम क्या करते हैं, वह संख्या जो दोनों में आ रही हो और उसकी कम से कम घात लेते हैं, तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें, इसमें 3 नहीं है और इसमें 2 नहीं है, लेकिन n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसका मसा क्या हो गया, मसा मतलब HCF क्या हो गया इन दोनों संख्याओं का, n। देखो आप आपने पहली संख्या 2n ली, दूसरी 3n ली, तो 2n को मैंने 2 × n लिख दिया, 3n को 3 × n लिख दिया। अब मैंने इन 2n और 3n का हमें लसा तो दे रखा है 72, लेकिन हमें मसा पता नहीं, तो मैंने मसा निकाला, तो मसा क्या है, 2 इसमें था, 3 इसमें था, 3 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है, दोनों में क्या कॉमन है, n, और n की सबसे कम घात क्या, एक ही है, तो n क्या आ गया, इनका मसा आ गया। अब हमें फॉर्मूला पता है कि लसा गुणा मसा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो लसा क्या है 72, मसा कितना आया n, बराबर पहली संख्या क्या है 2n गुणा दूसरी संख्या का क्या है 3n। अब देखो n से n कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, n की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगी, ये 2 और 3 इस 72 के नीचे चले जाएंगे, 72/2 गुणा 3, 72 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो क्या आएंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, और मसा क्या था, n ही तो था, तो यहाँ पर मसा क्या आ गया 12, तो 12 क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, लसा में 72 दे ही रखा था, मसा हमारा 12 उत्तर हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, मसा पर n निकाला और उस n को मैंने कैलकुलेट करा और n की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी, तो इस प्रकार से हमने क्या करा, मसा निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इस प्रकार का अगर सवाल आ जाए तो वहां पर भी हमें घबराना नहीं है। एक सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्क्वायर b³ c³ या c⁻8 इस प्रकार का सवाल आया था पहले हमारे। अब हम इस सवाल को देखते हैं, इसका हमें क्या निकालना, लसा निकालना है। वही दो संख्या दे दी, x + 5⁵2, x + 1⁵3, x - 3 एवं x + 1, x - 3⁵2 और x + 5। तो देखो पहली संख्या लिख लो, x + 5⁵2, x + 1⁵3 और x -
3। दूसरी संख्या लिख लो। अब दूसरी संख्या दे रखी है, उसमें हम x प्लस 5 को x प्लस 5 के नीचे लिख देते हैं, x प्लस 5। यहाँ क्या है, x माइनस 3, तो लास्ट में x प्लस 1, x प्लस 1। यहाँ क्या है, x माइनस 3 की घात क्या है, 2। अब ये दो संख्या आपको दे रखी है, पहली तो ये और दूसरी ये। अब हमें पूछा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक LCM। तो हम LCM में क्या करते हैं, हर एक अंक की अधिकतम घात लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 5 और x प्लस 5 दोनों जगह है, मसम में तो हमें दोनों जगह है या नहीं है ये भी चेक करना रहता है। अब x प्लस 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, x प्लस 1 है, x प्लस 3, x माइनस 3, तीन तरह की संख्या है यहाँ पर, x प्लस 5, x प्लस 1 और x माइनस 3। देखो x प्लस 5, x प्लस 1 और x माइनस 3, तीन तरह की संख्या है। अब इन तीनों में सबसे अधिक घातों को लेना, तो x प्लस 5 की सबसे ज्यादा घात कहाँ है, ये रही, x प्लस 5 की सबसे ज्यादा घात उठा ली एलसीएम में। फिर आए दूसरी संख्या x प्लस 1 की सबसे ज्यादा घात कहाँ है, ये रही, x प्लस 1 की सबसे ज्यादा घात क्या है, 3, ये ले ली। फिर आया x माइनस 3, x माइनस 3 की सबसे ज्यादा घात क्या है, ये रही, सबसे ज्यादा घातें उठा ली हमने हर एक संख्या की, वही हमारा क्या उत्तर हो गया। तो एलसीएम क्या है, x प्लस 5 की घात 2, x प्लस 1 की घात 3 और x माइनस 3 की घात 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रीट से संबंधित और रीट में आने की संभावना से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न थे वो लगभग मैंने करा दिए हैं। लगभग इन्हीं प्रश्नों से संबंधित प्रश्न रीट में आने के चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कम से कम सवालों में आपको ये जो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक है एलसीएम में रेट शेप वाला चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे जो क्लासेस पढ़ेंगे उसमें हम एक एक नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों।